हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति को माइंड मैप के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, माइंड मैप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सरलता से सारी चीज़ें समझ आ जाती है और उनको याद करना भी आसान हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको सैंपल बता देता हूँ कि किस तरह से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट को चुन चुन कर कवर किया है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इसके कारण क्या थे, और कारणों को मैंने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है ताकि आपको सरलता से सब कुछ समझ आ जाए और याद भी आसानी से हो जाए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसके राजनीतिक कारण क्या थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति और सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से बड़े बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, और इसी वजह से जो राजा रजवाड़े थे ना, वो ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे। इसके अलावा दोस्तों, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और उसको भी अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी, भारतीयों के साथ में पक्षपात किया जाता था। ठीक है, उनको समय पर न्याय नहीं दिया जाता था, इसी वजह से वो भी असंतुष्ट थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, दूषित शासन व्यवस्था थी, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था, यानी भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। और दोस्तों, ब्रिटिश सरकार से जो छोटे जमींदार थे ना, वो भी असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई थी और बड़े जमींदारों को दे दी गई थी। तो यहाँ पर राजनीतिक कारण हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि धार्मिक कारण क्या थे। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारतीय धर्मों की निंदा की, विशेषकर हिंदू और मुस्लिम धर्मों की। ईसाईकरण की जो पद्धति थी उसको बढ़ावा दिया और भारतीय लोगों को ईसाई बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया 1850 में, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। जबकि भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि भैया जब धर्म ही परिवर्तित कर लिया तो क्यों संपत्ति दें, इस वजह से वो भी नाराज थे। तो यहाँ पर दोस्तों, धार्मिक कारणों की हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इसके आर्थिक कारण क्या थे। आर्थिक कारणों में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां। इसके तहत दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, जिसके कारण किसान वर्ग को अधिक मात्रा में लगान या फिर टैक्स देना होता था, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ गई थी। और दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारतीय उद्योगों का विनाश करना चाहा। कुटीर उद्योग जो है वो समाप्त किए गए। भारतीय वस्त्रों पर अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जा रहा था। इसके अलावा कच्चा माल जो है दोस्तों वो भारत से बाहर जा रहा था और निर्मित वस्तुएं जो है वो इंग्लैंड से भारत में आ रही थी। इस वजह से जो भारत का उद्योग धंधा है वो धीरे धीरे गिर रहा था। इसके अलावा दोस्तों, जब उद्योग पिछड़ रहे थे तो शिल्पकार और कारीगर जो है वो बेरोजगार हो रहे थे। और दोस्तों, अकालों की बारंबारता बढ़ रही थी, बड़ी मात्रा में अकाल भारत में आ रहे थे, लेकिन सरकार जो है कोई भी सहायता नहीं कर रही थी और बड़ी मात्रा में लगान वसूली जा रही थी। तो इस वजह से जो आर्थिक स्थितियां हैं ना, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में काफ़ी योगदान दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि सैनिक कारण क्या थे। सैनिक कारणों में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि भैया जो भारतीय सिपाही थे ना, उनको जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने पर रोका गया। इसी के साथ साथ कुछ समय के लिए दोस्तों विदेशी सेवा को अनिवार्य कर दिया गया। अंग्रेजों ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत ये कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रिटिश सेना में शामिल होना है तो उसको कुछ समय के लिए भारत से बाहर जाकर सेवा करनी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो अंग्रेज थे उनको अधिक वेतन मिलता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। इसके अलावा दोस्तों, अवध का विलय कर लिया गया और अवध में जो सेना थी ना वो बेरोजगार हो गई। तो यहाँ पर हमने सैनिक कारणों को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक कारण क्या क्या थे। तो दोस्तों, अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव करते थे। भारतीयों से कहते थे कि आप तो काले हो, अश्वेत हो और असभ्य हो, और हम जो हैं आपको सभ्य बनाना चाहते हैं। इसी दौरान अंग्रेजों ने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो भारतीयों को ऐसा लगा कि अंग्रेज जो हैं हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, हमारी सभ्यता को बदलना चाहते हैं। इस वजह से उनमें असंतोष का जन्म हुआ। इसके अलावा दोस्तों, अंग्रेज जो हैं
मंदिरों और मस्जिदों में जो भी धन आता था ना, उन पर टैक्स लेते थे। इस वजह से भारतीय असंतुष्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया होगा। दोस्तों 1857 की क्रांति के कई कारणों में एक प्रमुख कारण था बाहरी घटनाओं का प्रभाव। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से लेकर 42 के बीच में। इस दौरान ब्रिटिश सेना जो है वो पराजित हो गई थी, यानी उनकी हार हो गई थी। इसके अलावा क्रीमिया के युद्ध में भी दोस्तों अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और इसी वजह से भारतीयों में ये आत्मविश्वास आया कि अंग्रेजों को भी पराजित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इस क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। दोस्तों ब्रिटिश सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिसके कारतूसों को लोड करने से पहले मुंह से काटना होता था और ये अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे पर 29 मार्च 1857 में दोस्तों बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया कि भैया इन कारतूसों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ठीक है, मंगल पांडे ने दोस्तों अंग्रेज अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बग और मेजर सर्जेंट ह्यूनसन, इनको गोली मार दी थी, जिसमें दोस्तों जो बग था ना उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी वजह से दोस्तों अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी थी। तो यहाँ पर आपको मंगल पांडे की पिक्चर भी दिख रही होगी। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि मंगल पांडे का संबंध जो है वो किस छावनी से था, बैरकपुर छावनी से। फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को दी गई थी 1857 में। ठीक है दोस्तों, जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो भारतीय जो सैनिक थे ना वो काफी असंतुष्ट हुए और उन्होंने क्या किया कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को मुक्त कर दिया। ठीक है, और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। मेरठ में इनको सफलता मिल गई और इससे उत्साहित होकर ये जो सैनिक थे ना वो दिल्ली की ओर कूच करने लगे। और दोस्तों ये दिल्ली पहुंचे 11 मई को। 11 मई को सिपाहियों ने दोस्तों बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको बहादुर शाह जफर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। दोस्तों भारतीय रजवाड़े जो थे इन्होंने मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की और बहादुर शाह जफर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय शासकों को पत्र लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि विद्रोह के दौरान किन लोगों की सहभागिता रही, किन किन लोगों का समर्थन प्राप्त था जो विद्रोह कर रहे थे सैनिक उनको। तो दोस्तों ये जो क्रांति चल रही थी 1857 की, इसमें आम जनता का व्यापक समर्थन मिला नेताओं को। ठीक है, विशेषकर उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध वाले इलाके में। इसके अलावा इस क्रांति में दोस्तों किसानों ने, महिलाओं ने, काश्तकार, मजदूर, छोटे छोटे जमींदार, चर्मकार, भिक्षु और पुजारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए छोटे जमींदार जो है क्रांति का समर्थन कर रहे थे क्योंकि उनकी जमीनें छीन ली गई थी। चर्मकार क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि उनके उद्योग धंधे जो है वो पिछड़ रहे थे, अंग्रेज जो है वो उनको उद्योग धंधों से वंचित कर रहे थे, है ना। पुजारी क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि भैया मंदिरों से टैक्स वसूल रहे थे। तो यहाँ पर व्यापक समर्थन जो विद्रोह कर रहे थे उन नेताओं को दिया गया था। अब बात करते हैं कि विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो इनमें शामिल थे दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और भोपाल के नवाब। इसके अलावा जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया और सिख शासकों में दोस्तों पटियाला के जो शासक थे ना उन्होंने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं कि विद्रोह के केंद्र कौन कौन से रहे और किसने नेतृत्व किया कहां पर। सबसे पहले दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय नायक थे बहादुर शाह सेकंड और सेनापति के रूप में भूमिका निभा रहे थे बख्त खान। ठीक है, और इनके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अगर ब्रिटिश अधिकारियों में बात करें तो निकलसन और हडसन ने इनके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। ठीक है, और इनके सामने खड़ा था दोस्तों ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल।
लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल भारतीय नायक के रूप में भूमिका निभा रही थी और अहमद उल्ला भी इनके समर्थन में खड़े थे। सामने ब्रिटिश अधिकारी था हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। झांसी की बात करें तो भारतीय नायकों के रूप में झांसी में भूमिका निभा रही थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और इनके सामने खड़ा था ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज। इलाहाबाद और बनारस में दोस्तों मौलवी लियाकत अली थे और इनके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जा रहा था कर्नल नील द्वारा, ठीक है। जगदीशपुर की बात करें जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, ठीक है, और इनके सामने ब्रिटिश अधिकारी था दोस्तों, दो लोग थे, इन दोनों के विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रहे थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बरेली में दोस्तों खान बहादुर खान ने नेतृत्व संभाला, यहाँ के प्रमुख नेता रहे और इनके सामने ब्रिटिश अधिकारी था हडसन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फैजाबाद की बात करते हैं। फैजाबाद में दोस्तों मौलवी अहमद उल्ला ने नेतृत्व संभाला हुआ था और इनके विरोध में खड़ा था कर्नल नील, ठीक है, जो कि इनके विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रहा था। फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला के सामने खड़ा था जनरल रेनर्ड, ठीक है। फरुखाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थे दोस्तों तफज्जल हुसैन, ठीक है, नवाब तफज्जल हुसैन। बैरकपुर की बात करें तो दोस्तों बैरकपुर में मंगल पांडे जो है भारतीय नायक के रूप में भूमिका निभा चुके थे, ठीक है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व दो लोगों ने किया, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ठीक है। कुल्लू में नेतृत्व किया था दोस्तों राजा प्रताप सिंह ने, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो कुल्लू में नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह ने, इनका नाम अच्छे से याद रखना है। और बरेली का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था, इनको हमने देख लिया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का आखिरकार दमन कैसे किया गया। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से ब्रिटिश सेनाएं बुलवाई इस विद्रोह को दबाने के लिए, जिसने हजारों निर्दोष लोगों का नरसंहार किया और सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई। दोस्तों जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद में लोगों की अमानवीय हत्या की। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसके जो बेटे थे ना उनको गोलियां मार दी गई और इस तरह से दोस्तों मुगल का जो शाही वंश था ना वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। युद्ध के बाद में सितंबर 1857 में दोस्तों अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। 1857 का जो विद्रोह है वो लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक चला और 1858 के मध्य में इसको पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और पॉइंट ये भी याद रखना है कि इस क्रांति के दमन में सिल रेजिमेंट के जो भी सैनिक थे ना उन्होंने अंग्रेज सरकार की सहायता की ताकि विद्रोह को सरलता पूर्वक दबाया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई, इसकी असफलता के कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था दोस्तों कि ये जो क्रांति थी वो सीमित क्षेत्र तक फैली हुई थी, केवल उत्तर भारत में ही इसका विस्तार हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सीमित संसाधन थे, जो भी सैनिक थे उनके पास में, जो भी विद्रोह कर रहे थे उनके पास में केवल तलवार भाला इस तरह से छोटे छोटे हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास में दोस्तों आधुनिक हथियार थे, आधुनिक बंदूकें थी, तोप थी, डाक तार यातायात के साधन थे। तो इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते थे। इसी के साथ साथ दोस्तों संगठित विचारधारा का अभाव था, सभी लोग अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। जैसे अगर हम अवध की बात करें तो अवध के जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए थे, इस वजह से वो विद्रोह कर रहे थे। लक्ष्मीबाई जो है वो हड़प नीति से परेशान थी, तो संगठित विचारधारा का अभाव था, ठीक है। कुछ लोग अंग्रेजों का भी समर्थन कर रहे थे, जैसे निजाम, सिंधिया, पटियाला के जो शासक थे वो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। शिक्षित वर्ग जो है वो उदासीन था, ठीक है। यहाँ पर शिक्षित वर्ग ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई और नेतृत्व जो है वो केवल सामंतों के हाथों में ही था। इसके अलावा दोस्तों उचित रणनीति का अभाव था, यानी ये डिसाइड किया गया था कि 31 मई को क्रांति की जाएगी, अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा, लेकिन 10 मई से ही ये क्रांति शुरू हो गई थी। यानी 20 दिन पहले अगर कोई क्रांति शुरू हो जाए तो सही रणनीति कैसे बनेगी, यानी 20 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ पर 31 मई की डेट को डिसाइड किया गया था, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह शुरू हो गया था। तो इस तरह से रणनीति का भी अभाव था। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल क्यों हुई,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इसका प्रभाव क्या पड़ा। परिणामों में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसका स्थान जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। इसके अलावा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि अब जो कंपनी है, जो अंग्रेज है, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार किया जा रहा था, जैसे हड़प नीति के माध्यम से, उस पर रोक लगा दी गई। पील आयोग का गठन किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर सेना में बदलाव किया गया। ठीक है, यानी अंग्रेज सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी उसको कम किया गया। ठीक है, सेना और तोपखाना जो है, जो विभाग था, सेना और तोपखाना विभाग, उसको पूर्णतः यूरोपियों के अधीन कर दिया गया, यानी उसको भारतीयों को नहीं सौंपा गया। ठीक है, भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दिया गया। इसी के साथ दोस्तों भारतीयों और अंग्रेजों में काफ़ी कटुता बढ़ी और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। ये जो प्रभाव था वो भारतीयों के पक्ष में था। इसके अलावा अब ये डिसाइड किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदलकर हम वायसराय रखेंगे, यानी गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वायसराय बनाए गए। बिहार और अवध के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। सेना के रेजिमेंट जो थे उनको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। यहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि अगर हम जाति और समुदाय के हिसाब से सेना में लोगों को शामिल करेंगे, अलग अलग रेजिमेंट बनाएंगे, तो जो सेना में शामिल लोग हैं ना वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जाति होगी, अलग अलग धर्म होगा। इसी के साथ साथ सभी को समान सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा निश्चित हुआ। तो यहाँ पर हमने 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव हुए, क्या परिणाम हुए, उनको देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उस पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई। यहाँ से हमारी परीक्षा में पुस्तकों से सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि पुस्तक का नाम दे दिया और पूछ रहे हैं कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति पर आधारित पहली पुस्तक है दोस्तों द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। इसके बाद दूसरी पुस्तक है दोस्तों कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। इसको लिखा गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। तीसरी पुस्तक है दोस्तों द ग्रेट रिवेलियन। इसको लिखा गया था अशोक मेहता द्वारा। चौथी पुस्तक हमारे सामने है जिसका नाम है 1857। इसके लेखक कौन है? एस.एन. सेन। ठीक है, पांचवी पुस्तक का नाम है रिवेलियन 1857। इसके लेखक थे पी.सी. जोशी। इसके अलावा दोस्तों छठी पुस्तक का नाम है जो कि 1857 की क्रांति पर आधारित है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको लिखा गया था आर.सी. मजूमदार द्वारा। ठीक है, तो पुस्तकों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी यहाँ पर आपको बता दी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए हमारी परीक्षा में क्या होता है, पुस्तकें और उनके रचयिता हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो मैंने जो प्राचीन भारत की पुस्तकें थी और जो आधुनिक भारत की पुस्तकें थी और उनके जो लेखक थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप सीधा वीडियो पर पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों के मत क्या रहे, उन्होंने क्या कहा। दोस्तों यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक कथन दे देते हैं और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये जो कथन दिया गया है वो किस विद्वान द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कथन मैंने कवर किए हैं जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है और विद्वानों द्वारा दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में क्या कहा था। तो इन्होंने कहा कि यह जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध था। ऐसा किसने कहा? बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता ने। इसके बाद दूसरा कथन है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ऐसा कहा था सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। इसके बाद तीसरा कथन है दोस्तों 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ऐसा किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, तो तीनों कथन आपको अच्छे से समझ आ गए। इसके बाद दोस्तों चौथा कथन हमारे सामने है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। यानी 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। ऐसा किसने कहा? सर जेम्स आउटरम, ठीक है, और डब्ल्यू टेलर ने।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कथनों को हम देखेंगे। 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहा था वीडी सावरकर ने। इसके बाद 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था, ऐसा कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद तीसरा कथन है हमारे इस पेज में, तीसरा कथन है यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, ऐसा कहा था टी.आर. होम्स ने। ये सभी 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहे जा रहे थे। इस पेज में हमारा चौथा कथन है यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, ऐसा किसने कहा था? L.R. रिज ने। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और कथनों को देखेंगे। देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि ये जो क्रांति थी वो एक जन क्रांति थी। इसके बाद अगला कथन है दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, और ऐसा कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को विस्तार से कवर किया है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम माइंड मैप से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों मैंने गांधी युग को माइंड मैप से पढ़ाया है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सभी को हम माइंड मैप के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।